हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम जाति व्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के अंक में हमने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा किया था। तो वर्ण व्यवस्था से ही संबंधित जाति व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का अगला चरण जाति व्यवस्था है और किस प्रकार इस जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक गतिशीलता प्रभावित हुई उस पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। इसके पहले के अंक में हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था वह कर्म पर आधारित थी, व्यवसाय के चयन पर आधारित थी, लेकिन बाद में वह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। इस रूप में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के समान हुई कि जिस प्रकार कालांतर में वर्ण व्यवस्था जन्म लेने पर आधारित हो गई, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी ही। अंतर यह है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में यह कि वर्ण जहाँ केवल 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी इस व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जहां उन्हें किसी नए परिदृश्य में रखना संभव नहीं था, ऐसी स्थिति में नए समुदायों ने, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या व्यापारिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिनको 4 वर्णों वाली व्यवस्था में स्थापित करना या उसे समाहित करना संभव नहीं था, तो उनको जाति में वर्गीकृत कर दिया गया। ये वो जातियाँ जो एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी में वही आते थे जो समान काम करने वाले लोगों का समूह था। जैसे एक ही काम करने वाले लोगों का समूह उस श्रेणी के नाम से जाना गया। जैसे लोहे का काम करने वाले लुहार के नाम से जाने गए, लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई के नाम से जाने गए। उसी तरह यह जो श्रेणियाँ आईं, वह श्रेणियाँ वह थीं जो एक ही जीविका या एक ही व्यवसाय या एक ही कार्य करने वाले लोगों का संगठित व्यापारिक समूह था। जैसा मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक अभिलेख मिला है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है और इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से वह मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था, या मंदसौर को उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। सामूहिक रूप से इन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में बनने वाले मंदिर पर खर्च किया। प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था कठोर थी। एक वर्ण वाले लोग दूसरे वर्ण के साथ विवाह नहीं कर सकते थे, मगर इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जैसे महाभारत के भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया था और भीम ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। इसके अलावा सातवाहन नरेश सातकर्णी ने शक राजा रुद्रदामन की कन्या से विवाह किया था। चूँकि यह राजा थे, यह समर्थ थे, इसलिए किसी ने भी इन पर उंगली नहीं उठाई और बाकी वर्ण को ऐसा करने से रोका गया। बाकी वर्ण के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में विभिन्न वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगे, जिससे कई जातियां और उपजातियां अस्तित्व में आईं। जैसे ब्राह्मण वर्ण का पुरुष और महिला वैश्य वर्ण की महिला की शादी से जो जाति उत्पन्न हुई उसे अम्बष्ठ या पार्थव कहा गया। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला से उत्पन्न संतान उग्र कहलाई और क्षत्रिय और शूद्र से उत्पन्न संतान उग्र कहलाई। और इस तरह कई वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। वर्ण संकर जातियां उन्हें कहा गया जो समान वर्ण या
समान जाति के नहीं थे, वैसी जो शादियां हुई उनसे जो संतान उत्पन्न हुए उन्हें वर्ण संकर जातियों के नाम से संबोधित किया गया। और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के बाहर की कुछ जातियों को अछूत या अस्पृश्य कहा था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था और वह मरे हुए जानवर और लाश उठाने का कार्य करते थे। जो व्यक्ति मर जाते थे उनके शवों को उठाने का कार्य करते थे। इन्हें चांडाल कहा जाता था और ऊंचे वर्ण के लोग इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे और इन्हें गांव के बाहर रखना होता था। लोगों को फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, उन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था, जिसने तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि लोग चांडालों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे नगर या बाजार में आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग उसे देखने से बच सकें। उस ठक ठक की आवाज़ को सुनकर उस रास्ते से हट जाएं, जिससे उनकी नज़र उन पर नहीं पड़े। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक कहानी मिलती है, जिसमें एक राजा अवंतिपुत्र बौद्ध अनुयायी कच्चन से कहता है कि यदि शूद्र के पास धन होता तो वह भी दूसरे शूद्र को सेवा में रखता। यही नहीं, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी सेवा में रख सकता था। अतः चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। यह कहने की बात है। एक बौद्ध धर्म के आधार पर पूरे समाज का चित्रण नहीं किया जा सकता है। पूरे समाज में जो इस वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी थी, जातियों में भी जो निम्न जातियां थी जिन्हें अस्पृश्य या चंडाल कहा गया था, उन्हें समाज में उस तरह का सम्मान प्राप्त नहीं था जैसा कि उच्च वर्ण या ऊंचे जाति वाले लोगों को प्राप्त था। इस तरह आज के अंक में हमने जाति व्यवस्था और उस जाति व्यवस्था का तत्कालीन सामाजिक स्वरूप, सामाजिक गतिशीलता, इस जाति व्यवस्था ने समाज पर किस प्रकार का अपना असर डाला था, उस पर चर्चा किया था। मिलते हैं कल नए अंक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।